क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जानने वाले हैं जो एग्जाम रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे इसके आंसर काफ़ी जानते होंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जानने ज़रूरी है। और बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसी रेखा में गमन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। सभी बच्चे को मालूम होगा, जिन्हें मालूम नहीं है वे वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एग्जाम रिलेटेड है। दूसरा नंबर देखेंगे, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो सभी बच्चे जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर देख याद कर लें। ये थोड़ा सा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन याद करने में काफ़ी आसानी भी है, इसे आप याद कर ले। अब देखेंगे चौथा नंबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा होती है। कैसी होती है समतल दर्पण की प्रतिबिंब? तो आभासी तथा सीधा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर है, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो r जो है वो किसके बराबर है? अनंत के बराबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, r = अनंत। अब यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है तो वो अनंत है। कितनी है? अनंत है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। आगे बढ़ते हैं, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, लड़के और प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ से अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, ये हमारा प्रतिबिंब है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता होगा, ये प्रतिबिंब, यहाँ पे लड़का। जितनी दूरी पर इधर लड़के के सामने प्रतिबिंब जितनी दूरी पर दिखाई दे रही है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब में भी दिखाई देगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सभी को पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। इसके 2 नियम हैं। तो ये 2 नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उसको आप बताएं। तो इसके 2 नियम हैं, आपको याद होने ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार देखने को भी मिलता है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं कि, तो ये लागू होता है सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद कर ले। अब यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हमने पहले भी कर चुका है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो ये ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है और बीच से क्या गुजारा जाता है? मुख्य अक्ष को गुजारा जाता है दर्पण के बीच से। मुख्य अक्ष यहाँ पे क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है और यहाँ बीच में होता है फोकस। तो आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको जानने होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 11 नंबर देखेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वही क्वेश्चन है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मैं अभी आपको बताया कि इस प्रकार से एक दर्पण रहता है जिसके बीच से मुख्य अक्ष को गुजारा जाता है। यह है वक्रता केंद्र और फोकस। यहाँ पे आपको देखेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो बीच में क्या होता है? जो हमारा
दर्पण रहता है उसी से गुजरता है बीच में, उसको ध्रुव बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे 12 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आपको पता होगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब कि एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आपको पता है F इक्वल टू आर बटे 2 होती है, मतलब कि R का आधा F होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा? आधा, मतलब कि आधी। आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर, अब अभिसारक दर्पण है। अभिसारक दर्पण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अभिसारक दर्पण एग्जाम में आपको पूछ देगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण। अभिसारक दर्पण याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है। यहाँ पे नहीं पूछे आपको एक स्कूल वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है और एग्जाम वाला में भी पूछने का संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब देखेंगे दोस्तों 14 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध? ये हमारा फॉर्मूला पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2F। अगर आप इसको उल्टा कर दें तो ये F इक्वल टू आर बटे 2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी सही है। आपको इस प्रकार से फॉर्मूला दे दिया गया है, तो इसका मतलब भी ये भी सही है। आपको ध्यान रखें कि अगर ये फॉर्मूला अगर दिया हुआ हो तो आप इसी को टिक कीजिएगा। अगर ये ना दिया हो और ये दिया हुआ हो F इक्वल टू आर बटे 2, इसका मतलब क्या है कि ये भी सही है, इसे आप टिक कीजिएगा। इन दोनों को टिक कीजिएगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वक्रता त्रिज्या में F निकालने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखेंगे 15 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे दिया है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पूछ दिया है फोकस दूरी, मतलब कि एफ हमको ज्ञात करना है। हमें आर दे दिया है कितना? 20 दे दिया है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे आर के जगह में। नीचे में 2 है, एफ को निकालना है, 2 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 10 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। यहाँ पे आप देखेंगे 16 नंबर, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि हमें आर दे दिया है। क्या दे दिया? आर का मतलब त्रिज्या दे दिया है। तो 32 सेंटीमीटर ऊपर में लिखेंगे, नीचे में 2 लिखेंगे। एफ इक्वल टू एफ को निकालना है, तो 32 को काटेंगे, 2 एकम 2, ये एक इसे दे देगा, 12 बन जाएगा। 2 छक 12, 16 इसका 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है। अभी हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, लेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं। लेंस भी अभी हम लोग जानेंगे, लेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जानेंगे और लेंस से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव को जाने हुए रहेंगे तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब कि माइनस में होता है, तो वो अवतल दर्पण का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर ले, एग्जाम में ये आता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये आपको जानना जरूरी है। जब भी वक्रता केंद्र C पर हो तो हमेशा C पर ही बनेगा। जब भी C आ जाए आपको आंख मूंद पर C पर लगा देना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो C पर ही बनता है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर,
किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो यह होता है दर्पण के ध्रुव तक तथा मुख्य फोकस के बीच। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं आपको ये सभी जो बन रहे हैं, सी पर बनता है, कभी एफ पर बनता है, तो ये एक दूसरे वीडियो में इसको समझाऊंगा बेहतरीन से। तो 20 नंबर देखेंगे, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण है। तो ये आपको पूछा है कौन सा ऐसा दर्पण है जो सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो ये हो सकता है समतल अथवा उत्तल, ये दोनों दर्पण हो सकते हैं जो सदैव सीधा प्रतीत होता है प्रतिबिंब। इसका सही आंसर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद कर ले, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही सीधा प्रतीत होता है प्रतिबिंब। यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। याद रखेंगे, छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण। और देखेंगे ध्यान से, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो आभासी होता है और वास्तविक होता है। याद रखेंगे, कैसा होता है? आभासी होता है और वास्तविक होता है। यहाँ पे देखेंगे हम इस 22 नंबर को, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो ये भी पूछा है कि बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में ही बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ पे अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण। और यहाँ पे देखेंगे किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो ये भी हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी और वास्तविक दोनों होता है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। अगर आपको पूछ दे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी तथा सीधा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये आभासी तथा सीधा होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये यहाँ से आपको, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे लेंस के क्वेश्चन नीचे से। यहाँ पे कुछ दर्पण के क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इन सब क्वेश्चनों को देखना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को जितने हमने देखे हैं उनसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड है और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित प्रतिबिंब मतलब कि सीधा और आवर्धित। सीधा हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, सीधा प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब। जिसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। याद रखेंगे। यहाँ पे 28 नंबर में आते हैं, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो ये जो दर्पण है ये है उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, जिसका दर्पण दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग देख चुके हैं कि वाहन में जो दर्पण लगा रहता है जिससे हम पीछे की ओर देखते हैं, तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण बोलते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीपों का मतलब क्या है कि हम देखते हैं गाड़ी के जो हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है, वाहन के अग्रदीपों में मतलब कि आगे में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आगे हेडलाइट में। कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि अवतल दर्पण के 5 उपयोग के नाम बताएं और आपको 5 नंबर मिलते हैं, और कहीं पे पूछ देगा उत्तल दर्पण के 5 उपयोग के नाम बताएं, तो आपको वहाँ पर भी सब्जेक्टिव में 5 नंबर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, तो इसे आप जरूर करें। और यहाँ पे है 31 नंबर में जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सौर्य भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर्य भट्टियों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो वही क्वेश्चन है कि मोटर चालक जब अपने मिरर में देखता है और पीछे की ओर जो दृश्य दिखाई देता है, उसी को बोला है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कैसा दर्पण लगा हुआ रहता है, आपको जानते होंगे, अगर आप ये पढ़ चुके होंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर जो है उसमें गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसे याद रखेंगे, सोलर कुकर में कैसा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे और एक क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए, कैसा क्वेश्चन है, हजामत मतलब कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, मतलब कि उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आपको इतना सा पता हो गया। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले हैं, जिसे आप जाने हुए रहेंगे तो आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। ध्यान देंगे, दर्पण सूत्र है, क्या है ये, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र अलग अलग होते हैं। तो दर्पण सूत्र कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ये प्लस में रहता है, दर्पण सूत्र कैसा रहता है, प्लस में। इसे आप बोल सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u, प्लस में। पहले f को भी अगर हम लिखेंगे और इक्वल टू 1/v + 1/u करेंगे तो ये भी सही है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, प्लस में रहता है दर्पण सूत्र। आगे देखते हैं लेंस सूत्र को, कैसा सूत्र है दोस्तों, लेंस सूत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस सूत्र भी आपको जानने जरूरी है और ये सब्जेक्टिव में भी काम आता है। लेंस सूत्र है, ध्यान से देखिएगा, 1/v + 1/v - 1/u = 1/f। ये हो जाएगा हमारा लेंस सूत्र। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लेंस में आते हैं, लेंस सूत्र में, मतलब कि लेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, हमने अभी दर्पण सूत्र को पढ़ा, यहाँ पे अभी हम लोग लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस से रिलेटेड, उनको जानेंगे। अगर वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको बहुत धन्यवाद। और अभी अब जो क्वेश्चन को जानेंगे वो भी इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, आप इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे, इम्पोर्टेंट वाले सब्जेक्टिव भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको ज़रूर इस वीडियो से जुड़े रहना होगा। यहाँ पे देखेंगे, किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे लेंस में क्या होता है कि दर्पण का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार का लेंस जो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन लेंस में जब हम आए तो ये उत्तल लेंस जो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। कैसा प्रतिबिंब, बड़ा बना रहा है। कौन बना रहा है, उत्तल लेंस, जबकि दर्पण में था अवतल दर्पण जो बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था।
यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर, किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब लेंस बना रहा है कैसा, आभासी बना रहा है, सीधा बना रहा है और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। ये अवतल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस बना रहा है। जबकि वहाँ पे अवतल दर्पण क्या बना रहा था, और उत्तल दर्पण क्या बना रहा था, आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बना रहा था। कौन बना रहा था, उत्तल दर्पण बना रहा था। यहाँ बना रहा है अवतल लेंस, याद रखेंगे। कन्फ्यूजन अगर आप हो गए हो तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। बस इसमें क्या है कि छोटा प्रतिबिंब कौन बना रहा है, लेंस में अवतल लेंस बना रहा है, जबकि दर्पण में छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो इसका उल्टा कर दे। अवतल दर्पण है तो अवतल लेंस है, वहाँ उत्तल दर्पण कर दे। उत्तल दर्पण क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे बड़ा दर्पण जो है, हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। बड़ा दर्पण क्या बनाता है, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दर्पण में। कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। और यहाँ पे लेंस की जब बात आई तो लेंस में अलग हो गया। लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है उत्तल लेंस। कौन बना रहा है, उत्तल लेंस। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम अगर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। कैसा होता है, छोटा होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर देखेंगे, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो ध्यान से देखेंगे, जल का उपयोग करते हैं लेंस को बनाने में, कांच का भी उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 42 नंबर देखेंगे, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो ये रखा जाता है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 43, क्वेश्चन नंबर 43, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, तो ये कैसा संभव है, तो दोनों अवतल। कैसा, दोनों अवतल बनेंगे। कैसा बनेंगे, अवतल। उत्तल दर्पण में मैं आपको बताया था, उत्तल दर्पण कैसा होता है, प्लस वाला होता है, और अवतल दर्पण कैसा होता है, माइनस में होता है, याद रखिएगा। तो ये कैसा बनेगा, तो आपको पता है कि अवतल जो है माइनस में रहता है, -u रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस। जहाँ भी आ गया समझ जाइए ये दोनों अवतल बनेगा। कैसा बनेगा, अवतल बनेगा। यहाँ पे देखेंगे, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप छोटे से अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आप मतलब कि ज़रूरत होगी, मतलब पसंद करेंगे। कैसा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कैसा लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस। यहाँ पे देखेंगे 45 सेंटीमीटर, मतलब 45, क्वेश्चन नंबर 45 से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा रहता है, मतलब कि हमारा आँख में कौन सा लेंस है जिसके कारण हमें अच्छी से दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस, याद रखिएगा। यहाँ 45 नंबर देखेंगे, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं उत्तल लेंस। कैसा लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए एग्जाम में पूछ देगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कैसे लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्नेल के नियम अनुसार होता है। तो ये स्नेल का नियम आपको पूछ दे एग्जाम में, तो इसका नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। याद रखिएगा, आप इनको मत देखिएगा कि म्यू इक्वल टू साइन आई प्लस साइन आर, बटे में होता है। याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये इसका सही आंसर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का क्या परिणाम है? तो आपको पता है, जब भी पानी में कोई पेंसिल को डालते हैं वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को आप यहाँ तक देखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन डिटेल में बनाकर लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक कर दे, हमें हौसला मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाऊंगा।